जया इस बड़े से घर में अकेले ही रहती थी। वह अपना अकेलापन दूर करने के मकसद से जिम जाती, वर्कआउट करती, शाम पार्क जाती। एक शाम वह पार्क में यूं ही बैठी थी तो उसके सामने एक 30 वर्षीय युवक आकर बैठते ही उसने जया जी को एक नज़र देखा और फिर अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। बातों ही बातों में युवक ने बताया, मैं इस शहर में नया आया हूँ और मुझे एक किराए की कमरे की तलाश है। जया जी ने महसूस किया वह लड़का किसी अच्छे फैमिली का लग रहा था। उसने अपने घर में ही एक कमरा उस युवक को किराए पर दे दिया, जिसका नाम आशीष था। कुछ ही दिनों में आशीष और जया की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जया बेहद ही खूबसूरत दिखती थी। विधवा होने के बावजूद भी उसने अपने आप को इतना मेंटेन कर रखा था कि जया इस उम्र में भी 38 साल की दिखती थी। शाम होते ही जया को आशीष के आने का बेसब्री से इंतजार रहता। आशीष के आते ही जया जी के चेहरे पे मुस्कान सी बिखर उठती। अब जया जी का अकेलापन भी दूर रहता। एक रात जया ने कुछ मीठा पकवान बनाया था तो उन्होंने वह पकवान आशीष के कमरे में लेकर गई। आशीष पकवान खाकर बहुत खुश हुआ और कहा, सचमुच बहुत अच्छे हैं। मुझे मेरे घर की याद दिला दी आपने। रोज रोज बाहर का खाना खाकर मैं बोर हो चुका। जया जी ने कहा, ठीक है, आज से तुम बाहर बिल्कुल भी नहीं खाओगे। तुम्हारा खाना मैं ही बना दिया करूंगी। तुम हमारे घर ही खा लिया करना। आशीष ने कहा, नहीं, बेवजह आपको तकलीफ हो जाएगी। नहीं, मैं खुद का तो बनाती ही हूँ, तुम्हारा भी बना दिया करूँगी। जैसे तुम बाहर का खाकर बोर हो चुके हो, वैसे मैं भी अकेले खाना खा खा कर बोर हो चुकी हूँ। तुम रहोगे तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। फिर दोनों की हंसी से कमरा गूंज उठा। अब बेझिझक आशीष और जया एक दूसरे के घर चले जाते। एक दिन जया की बेटी दिव्या और दामाद रवि उनके घर आए। बेटी दामाद के घर आने से पूरा घर का माहौल खुशनुमा सा हो चुका। जया भी बेहद खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद बेटी से मिलना हुआ था। पर जया की मुश्किल यह थी कि वह उनके सामने आशीष से बात नहीं कर पाती, क्योंकि घर में अजनबी इंसान को देखकर ही दिव्या ने अपनी माँ पर बहुत गुस्सा किया था कि यूं ही किसी को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। पता नहीं कौन है, कैसा है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम यहाँ अकेले रहती हो। बड़ी ही मुश्किल से जया जी ने अपनी बेटी को समझाया था कि बहुत अच्छा इंसान है आशीष और वह उसे जानती है, वह उसके मामा के गांव का ही है। तब जाकर दिव्या समझने को तैयार हुई थी। फिर भी दिव्या ने हिदायत दे रखी, ज्यादा मेल जोल मत रखा करना, बस अपने काम से काम ही। फिर भी जया जी चुपके से रात को छुपते छुपाते उसके घर चली जाती और उसे खाना दे आती। कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे। एक रात जब जया जी आशीष को खाना देकर आ रही थी तो दामाद रवीश ने बाहर आते उन्हें देख लिया। जया जी को कुछ कहते ना बना और वह अपने कमरे में चली गई थी। रवीश ने देखा दिव्या अपने कमरे में सो रही है। वह जया जी के कमरे में जाकर उनसे पूछने लगा, आखिर आप उसके घर क्या करने गई थी? मैं दिव्या की तरह अंधा नहीं हूँ जो आप मुझे कुछ भी सिखा पढ़ा देंगी और मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूँगा। मैं कल सुबह ही यह बात दिव्या को बताऊँगा। जया जी जानती थी कि रवीश एक अच्छा किस्म का इंसान नहीं है, थोड़ा सनकी भी है।
वह खुद जैसा है, लोगों को भी उसी नज़र से देखता है। रवीश औरतों की भी इज्जत नहीं करता था, सबको बस अपनी ही नज़रों से देखता था। सो जया जी ने रवीश से कहा, नहीं दिव्या को आप कुछ मत बताना, बेकार में ही वह परेशान होगी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे आपसे। आप बेकार ही राय का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनाई जाएगी। धन्यवाद मित्रों।